गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं फिर आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए जो मैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन VVI क्वेश्चन आपको बता रहा था, आज उसी कड़ी में मैं फिर से आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करूंगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज क्वेश्चन जो है मैं आपको ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे छात्रों का नजर जल्दी नहीं पड़ता है, उस क्वेश्चन को मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करता हूं और परिचित उस क्वेश्चन से करवाने जा रहा हूं। चलिए मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो जान लीजिए कि अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का मैंने जो उपयोग पढ़ा था उसमें कहा था कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो मैंने उसका आंसर मारा था, आंसर दिया था कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि बहुत दूर पीछे जो वस्तु है उसका काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब ये नाम में दर्पण में बनता है। किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में। तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो आपको याद रखना इसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। आंसर मेरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए सारा क्वेश्चन जो है मैं सबको बताऊंगा और आज का विश्लेषण भी करूंगा। फिर मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है मैं उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ दांतों के इलाज में किस दर्पण का उपयोग करता है। क्या कह रहा है? दंत विशेषज्ञ दांतों के इलाज में किस दर्पण का उपयोग करता है। तो डियर स्टूडेंट, इलाज संबंधी जो भी बात करे, देखिए आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि इलाज संबंधित जो भी बात करेगा, आंख का बात करे, नाक का बात करे, कान का बात करे, दांत का बात करे, यानी कि तुम इलाज का बात करेगा तो हमें आंसर क्या देंगे, अवतल दर्पण। चलिए मेरा तीसरा जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है सेट का मेरा। चलिए कह रहा दो समतल दर्पण के बीच का कोण, दो समतल दर्पण के बीच का कोण दो समतल दर्पण के बीच का कोण कितना डिग्री है? तो 40 डिग्री है। तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी डियर स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था कि समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का जो संख्या निकालते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है, जब ये दो समतल दर्पण रहेगा, मान लो कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे झुका रहेगा, इसके बीच का कोण थीटा है, तो उसके लिए जो मेरा प्रतिबिंब निकालने का सूत्र होता है वो है n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा, यानी कि n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा यूज करेंगे। ये n क्या है? मेरा प्रतिबिंब की संख्या है। ये कब मेरा सही होगा? जब इसका आंसर आएगा क्या? मेरा विषम संख्या में।
जब n का मान आ जाएगा ये 360 डिग्री और मैं थीटा से अगर मैं डिवाइड करूंगा और आंसर आ गया विषम संख्या, तो आंसर क्या होगा मेरा, यही आंसर हो जाएगा। अगर विषम संख्या नहीं आता है, अगर n का मान ये 360 डिग्री बटे थीटा जो है ये आ गया अगर सम संख्या, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में -1 कर देंगे। यानी कि ये कहने का मतलब कि सम संख्या में से अगर 1 घटाएंगे तो वो तो विषम बन जाता है, यानी कि इसका जो आंसर हमेशा होगा क्या होगा, विषम में होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं फिर से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। कहा दो समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है, 40 डिग्री है, तो प्रतिबिंब की संख्या निकाले। इसी सूत्र को मैं उपयोग करूंगा, तो n बराबर मेरा क्या हो जाएगा 360 और थीटा ये जो कोण दिया है 40, ये कितना हो जाएगा कट के 9 मर्तबे में कट जाएगा। और 9 देखिए मेरा क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, 9 मेरा क्या है, विषम संख्या है। तो हमको एक क्या करना है, नहीं घटाना है, एक नहीं घटाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 9 ही हो जाएगा। चलिए मेरा फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये आपको जो दो समतल दर्पण के बीच का कोण दिया रहेगा, तब जो कहेगा प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए, तो इसी फॉर्मूला का मैं उपयोग करूंगा। चलिए फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है उस पर थोड़ा बात करता हूं। इसका मेरा जो आंसर हो जाएगा कितना होगा, आंसर 9 होगा। चलिए जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप हमको शेयर कीजिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करूंगा, जिससे आपको क्या होगा, तैयारी करने में बहुत सुविधा होगा, बहुत सहायता मिलेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे माध्यम से सभी बच्चे को, सभी छात्रों को लाभ मिले। आपका जो डिफिकल्ट है, अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत बुझा रहा है, जो चीज समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करें कि कहाँ क्या दिक्कत हुआ, उसका मैं फिर से सोल्यूशन करूंगा। चलिए मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर फिर मैं बात करने आता हूं। 4 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो है, करा उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है। चलिए वो भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूं। करा उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है, यानी कितना होता है। अब इसका जो है देखिए, करा बहुत होगा, 10 होगा, 20 होगा, कोई फिक्स तो होगा। जैसे समतल दर्पण का मेरा फिक्स है, आवर्धन का मान 1 होता है। अब करा उत्तल दर्पण का क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण के बारे में जानिए, जान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु का हाइट अगर 1 होगा तो प्रतिबिंब का हाइट कितना हो, 1 से कम होगा, 0.7 मानिए, 0.5 मानिए, कुछ भी, लेकिन 1 से क्या होगा, कम होगा। अगर वस्तु का 10 सेंटीमीटर ऊंचाई होगा तो प्रतिबिंब का क्या होगा, 10 से कम होगा। यानी कि छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा काल्पनिको प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि उत्तल दर्पण का ऑब्जेक्टिव ऐसा याद रखिए आप कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान तो याद आपको होगा कि प्लस में ही होता है। प्लस में जब आवर्धन का मान रहे तो क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इसका मतलब क्या, वस्तु से छोटा होगा हर हमेशा प्रतिबिंब। अगर 10 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 8 सेंटीमीटर का क्या होगा, प्रतिबिंब हो सकता है। 9 सेंटीमीटर का हो सकता है, 9.5 सेंटीमीटर का, लेकिन 10 सेंटीमीटर का नहीं होगा। यानी कि ये आपका प्रतिबिंब हो गया, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का, और वस्तु है कितना आपका 10 सेंटीमीटर का। तो मेरा जो आवर्धन बराबर सूत्र होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में वस्तु की ऊंचाई। तो m बराबर क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, 8 है, और वस्तु की ऊंचाई कितना है, 10 है। इसको काटेंगे 0.8 है। यानी कि देखिए 1 से कम है कि नहीं है। किसी भी स्थिति में हम आवर्धन निकालेंगे उत्तल दर्पण का तो मेरा 1 से क्या होगा, कम ही होगा। प्यारे बच्चों, इसका जो मेरा आंसर है क्या होगा, 1 से कम। याद रखना, आपको कभी भी आपको भटकना नहीं, ऐसे क्वेश्चन को आप गलती नहीं करेंगे। समतल दर्पण का आवर्धन का बात करेगा तो 1 होता है, और उत्तल दर्पण का बात करेगा तो 1 से कम होता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, 1 से कम होगा। एक से
कम। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1 से कम, यानी कि लेस देन 1 होगा। चलिए मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो देखता हूं को क्या है, फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। अब इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन अगर आवर्धन का मात्रक क्या होता है, देखिए 5वां जो मेरा क्वेश्चन आ गया, आवर्धन का मात्रक होता है, अर्थात ये कह रहा है कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं फिर उसी पे आऊंगा। m बराबर मैंने अभी सूत्र यूज किया था h डैश बाई h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये प्रतिबिंब मेरा सेंटीमीटर में अगर 10 सेंटीमीटर था, वस्तु मेरा 8 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यही ना है मात्रक। तो मात्रक बचा नहीं बचा, इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। याद रखना आपको, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। बहुत भी है क्वेश्चन, अगर नहीं मानते हैं तो ये बात याद रखिएगा, 2020 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि आवर्धन का क्या मात्रक होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक इसका नहीं होता है।